नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी केजरीवाल की गिरफ्तारी पर तेज हुई सियासत की, ईडी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार की, बात करेंगे चुनावी चंदे पर हुए खुलासे से फंसी बीजेपी की, गुजरात में बीजेपी को लगे जोरदार झटके की, जानेंगे मणिपुर में चुनाव प्रचार के लिए क्यों नहीं जाएंगे पीएम मोदी, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। केरल सरकार राष्ट्रपति के खिलाफ पहुंची सुप्रीम कोर्ट, कहा उनके पास 4 बिल पेंडिंग। केंद्र और राष्ट्रपति के सचिव समेत 4 को बनाया पार्टी। केरल सरकार का आरोप, बिना कारण बताए बिल को बताया असंवैधानिक। नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल विस्तार को चुनौती, कांग्रेस एमएलए ने दिया कोड ऑफ कंडक्ट से जुड़ी नोटिफिकेशन का हवाला। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट का आदेश किया रद्द, कहा एहतियातन हिरासत में लेने का मनमाना चलन खत्म हो, पुलिस की नाकामी प्रिवेंटिव डिटेंशन का बहाना ना बने। बंगाल के लिए सीपीआईएम ने जारी की दूसरी सूची, 4 प्रत्याशियों के नाम किए घोषित। मोहम्मद सलीम मुर्शिदाबाद से लड़ेंगे चुनाव। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से बीजेपी अब बैकफुट पर आ गई है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन आक्रामक हो गया है। आपने आज एक के बाद एक बड़े आरोप बीजेपी पर लगाए, यहां तक कि जेपी नड्डा की गिरफ्तारी की मांग भी कर दी। तो कैसे केजरीवाल की गिरफ्तारी से फंस गई बीजेपी, देखिए ये रिपोर्ट। ईडी ने 21 मार्च की रात को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी ने देश में सियासी भूचाल ला दिया। आप कार्यकर्ता व नेता प्रदर्शन पर उतर आए। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया गठबंधन एकजुट होकर सामने आया है। आज इंडिया गठबंधन ने दिल्ली में प्रदर्शन किया, तो वहीं जेल से केजरीवाल का संदेश लेकर मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने केजरीवाल का लिखा खत पढ़ा, जिसमें मुख्यमंत्री ने लिखा कि भारत के अंदर और बाहर ऐसी कई शक्तियां हैं जो देश को कमजोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को हराना है। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी कि केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब महीने का 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी माताओं और बहनों से अपील है कि अपने भाई और बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और बेटे को ज्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊंगा और अपना वादा पूरा करूंगा। आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। वहीं आज आप मंत्री आतिशी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की गिरफ्तारी की भी मांग उठाई है। आतिशी ने ईडी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ईडी ने आप नेताओं को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन उनके खिलाफ मनी ट्रेल के कोई सबूत अब तक पेश नहीं किए हैं, और जहां मनी ट्रेल के सबूत सामने हैं, वहां कार्रवाई को भी तैयार नहीं है। आतिशी ने कहा कि जिस शरत चंद्र रेड्डी के बयान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है, उनकी कंपनी को लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में खुलासा हुआ है। इस कंपनी ने बीजेपी के खातों में पैसा दिया है। आप मंत्री ने कहा कि मैं पीएम मोदी और उनके दाहिने हाथ प्रवर्तन निदेशालय ईडी को चैलेंज करती हूँ कि ईडी बीजेपी को इस केस में आरोपी बनाए और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे। सवालों में बीजेपी के साथ ईडी भी बनी हुई है, तो दूसरी तरफ ईडी की कार्रवाइयों को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में भी सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर अपना रुख सख्त कर लिया है और उसे जमकर सुना दिया। तो किस मामले में पड़ी ईडी को फटकार, देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसके तहत उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर फिर से विचार करने के लिए कहा गया था, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कर दिया कि ईडी को गिरफ्तारी के वक्त आरोपी को लिखित में गिरफ्तारी के आधार देने चाहिए। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने समीक्षा याचिकाओं और संबंधित कागजातों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है, जिसमें हमें विवादित आदेश में ऐसी कोई त्रुटि नहीं मिली है जो कम स्पष्ट हो या जिस पर फिर से विचार करने की जरूरत हो, इसलिए समीक्षा याचिका खारिज कर दी जाती है। लंबित आवेदन अगर कोई हो तो उसका निपटारा किया जा सकता है। दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 3 अक्टूबर के उस आदेश की समीक्षा और पुनर्विचार करने की मांग की थी, जिसमें उसने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशों के साथ साथ गिरफ्तारी मेमो को भी रद्द कर दिया था। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुग्राम स्थित रियल्टी समूह M3M निदेशकों बसंत बंसल और पंकज बंसल को रिहा करने का निर्देश दिया था।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाते हुए कहा था कि उससे अपने आचरण में प्रतिशोधी होने की उम्मीद नहीं की जाती है। उसे पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए। जिसे गिरफ्तार कर रहे हैं उससे जानकारी तो देनी ही होगी। कोर्ट ने ईडी को लेकर केंद्र सरकार को भी सुना दिया। केंद्र की बीजेपी सरकार पहले से ही घिरी हुई थी कि चुनावी बॉन्ड ने उसे और बुरी तरह से फंसा दिया। चुनावी बॉन्ड से मिले चंदे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, तो क्या है मामला, देखिए ये रिपोर्ट। इलेक्टोरल बॉन्ड पर खुलासा होने के बाद से ही देश में सियासत तेज हो गई है। चुनावी चंदे को लेकर चौंकाने वाली तस्वीर सामने आ रही है। जो डेटा सामने आया है उसमें साफ हुआ है कि चंदे के खेल में केंद्रीय एजेंसियों का डर भी दिखाई दे रहा है। केंद्रीय एजेंसियों के जांच के दायरे वाली 41 कंपनियों ने बीजेपी को 2,471 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। दावा यह भी किया जा रहा है कि इसमें से 1,698 करोड़ रुपए तो केंद्रीय एजेंसियों के छापे के बाद दिए गए हैं। आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि कैसे चुनावी चंदे के बदले कंपनियों को सरकारी फायदे पहुंचाए जा रहे हैं। मामले में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कम से कम 30 शेल मुखौटा कंपनियों ने 143 करोड़ रुपए से अधिक के चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं। उनका दावा है कि 33 कंपनियां जिन्हें सरकार से 172 प्रमुख कॉन्ट्रैक्ट और परियोजना की मंजूरी मिली है, उन्होंने भी चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान दिया है। मामले में मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। चुनाव आयोग द्वारा जारी चुनावी चंदे की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में कंपनी ने कुल 130 करोड़ के बॉन्ड खरीदे, जिसमें 125 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दिया है। ये भी सामने आया है कि नवंबर 2019 में ही कंपनी को आंध्र प्रदेश में 4,358 करोड़ रुपए के पोलावरम प्रोजेक्ट का ठेका मिला। इसके ठीक पहले अक्टूबर 2019 में कंपनी ने 5 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे थे और इसी साल अक्टूबर-नवंबर में कंपनी को 4,500 करोड़ की लागत वाली एशिया की सबसे लंबी जोजिला पास टनल, जो जम्मू कश्मीर से लद्दाख तक ऑल सीजन रोड के बीच बनाई गई है, उसका ठेका मिला। फिर मार्च 2023 में इस कंपनी को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाने के लिए 3,681 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला और अप्रैल 2023 में कंपनी ने 140 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की आय में 3 साल में 1.5 गुना बढ़त भी दर्ज की गई है। मेघा को रक्षा मंत्रालय से भी 500 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है, जिसके तहत कंपनी रेडियो रिले संचार उपकरण कंटेनर उपलब्ध कराएगी। कंटेनर की डिलीवरी 2023-24 में ही होनी थी। मेघा ग्रुप ने 2023 में सबसे ज्यादा चंदा दिया था और चंदे का सबसे बड़ा शेयर बीजेपी के खाते में गया है। इन सबूतों के बिना पर बीजेपी पर मेघा ग्रुप को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। कई कंपनियां तो ऐसी भी हैं जिन्होंने मुनाफे से कहीं ज्यादा चंदा दिया है। सबसे ज्यादा 1,368 करोड़ रुपए चुनावी चंदा देने वाली फ्यूचर गेमिंग का शुद्ध मुनाफा 2020 से 2024 के बीच महज 215 करोड़ रुपए ही था। चुनावी चंदे मामले में बीजेपी बुरी तरह से उलझ गई है। बीजेपी के लिए इन आरोपों को नकारना अब इतना भी आसान नहीं होगा। चुनावी बॉन्ड ने बीजेपी को मुश्किल में फंसा दिया तो उसके नेताओं ने परेशानी कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी है। दरअसल लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रही है, लेकिन पार्टी के उम्मीदवार चुनाव मैदान से भाग रहे हैं। अब गुजरात के 2 उम्मीदवारों ने मैदान छोड़ने का ऐलान कर दिया है। गुजरात में बीजेपी एक बार फिर से सभी 26 सीट जीतने का दावा कर रही है, लेकिन राज्य में पार्टी का बढ़ता विरोध कुछ और ही संकेत दे रहा है। बीजेपी के उम्मीदवारों को हार का डर साफ साफ दिखाई दे रहा है और इसी डर के चलते बीजेपी उम्मीदवार मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। गुजरात के वडोदरा से सांसद रंजन भट्ट और साबरकांठा से भीखाजी ठाकुर ने अपना टिकट लौटा दिया। वडोदरा से 2 बार की सांसद रंजन भट्ट ने दावा किया है कि वो निजी कारणों से चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन बताया जा रहा है कि भट्ट के मैदान छोड़ने के पीछे का सबसे बड़ा कारण हार का डर था। भट्ट और बीजेपी के खिलाफ कुछ दिनों पहले ही बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने बगावत कर दी थी। वडोदरा में जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे थे। एक पोस्टर में लिखा था, वडोदरा का विकास कहां चला गया, किसके घर या किसी आंगन में जनता जांच चाहती है। तो एक पोस्टर पर लिखा था कि क्या सत्ता के नशे में चूर बीजेपी किसी को भी उम्मीदवार बनाएगी। वडोदरा के लोग असहाय हैं। जगह जगह विरोध प्रदर्शन देख रंजन भट्ट ने मैदान छोड़ने का ऐलान कर दिया है। सबसे बड़ी बात तो ये कि वडोदरा वो सीट है जहां से 2014 के लोकसभा चुनावों में खुद नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे थे, यानी बीजेपी जिसे सुरक्षित सीट मानती रही है,
इस बार वो सीट भी फंस गई है। बीजेपी के नेता मैदान छोड़ रहे हैं तो पीएम मोदी चुनाव के मैदान में पूरी ताकत से उतर चुके हैं, लेकिन उनसे सवाल किया जा रहा है कि चुनाव प्रचार के लिए वो हर राज्य में जा रहे हैं, क्या मणिपुर भी जाएंगे? और इसे लेकर बीजेपी ने बड़े संकेत दे दिए हैं। तो क्या है पीएम मोदी के मणिपुर जाने का प्लान? देखिए ये रिपोर्ट। विपक्ष लगातार पीएम मोदी पर दबाव बना रहा है कि वो मणिपुर जाएं और वहां पर दो समुदाय के बीच जो टकराव के हालात हैं उन्हें सुधारने के प्रयास करें। लेकिन पीएम मोदी करीब साल भर से चल रहे कुकी और मैतेई समुदाय के टकराव पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं और ना ही मणिपुर पहुंचे हैं। लोकसभा चुनाव में भी पीएम मोदी मणिपुर में वोट मांगने नहीं जाएंगे। पीएम हर उस राज्य में चुनावी रैली करेंगे जहां सरकार बीजेपी की है या जो बड़े राज्य हैं। लेकिन मणिपुर में बीजेपी की सरकार होते हुए भी पीएम मोदी यहां प्रचार के लिए नहीं जाएंगे, ये तय हो गया है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि मणिपुर में वो अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मणिपुर में 7 साल से बीजेपी की सरकार है और इसके बावजूद बीजेपी मणिपुर में अपना उम्मीदवार उतारने की ताकत नहीं जुटा पा रही। जाहिर सी बात है कि बीजेपी का उम्मीदवार नहीं होगा तो पीएम मोदी भी प्रचार के लिए नहीं जाएंगे। इसके साथ ही बीजेपी ने यह भी साफ कर दिया है कि पार्टी मेघालय और नागालैंड में भी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। मेघालय के शिलोंग और तुरा पर बीजेपी ने एनपीपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। बीजेपी ने लक्षद्वीप में भी अजित गुट के उम्मीदवार को समर्थन देने का फैसला किया है। बीजेपी के इस ऐलान पर विपक्ष ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव से पहले ही बीजेपी ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। मिजोरम के सत्तारूढ़ पार्टी जोरम पीपल्स मूवमेंट (ZPF) ने कहा कि उसने अभी तक ये फैसला नहीं किया है कि वो भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए या फिर कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया में से किस में शामिल होगी। पीएम तो मणिपुर नहीं जाएंगे, ये साफ हो गया है, लेकिन केंद्र की एजेंसियां जरूर वहां पहुंच जाएंगी जहां बीजेपी को चुनौती मिल रही है। अब टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के ठिकानों पर केंद्रीय जांच एजेंसियां पहुंच गई। तो क्या है पूरा मामला? देखिए ये रिपोर्ट। तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा एक बार फिर मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही हैं। कैश फॉर क्यूरी मामले में महुआ मोइत्रा अक्सर ही सुर्खियों में रहती हैं। मामले को लेकर टीएमसी नेता पर आए दिन कोई ना कोई कार्रवाई सामने आ ही जाती है। इसी कड़ी में महुआ मोइत्रा के आवासों पर सीबीआई छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। सीबीआई की कोलकाता तथा अन्य स्थानों पर भी कैश फॉर क्यूरी मामले में छापेमारी चल रही है। लोकपाल ने 19 मार्च को कैश फॉर क्यूरी केस को लेकर सीबीआई को जाँच करने के आदेश दिए थे और 6 महीने में केस की रिपोर्ट फाइल करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने हर महीने स्टेटस रिपोर्ट भी देने की बात कही थी। दरअसल महुआ मोइत्रा ने संसद में बीजेपी अडानी कनेक्शन पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप लगाए थे। उन्होंने टीएमसी सांसद पर व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। मामले में महुआ के खिलाफ अपना बयान देते हुए दर्शन हीरानंदानी ने भी दावा किया कि महुआ के संसदीय लॉगिन और पासवर्ड उनके पास भी है और वे खुद ही महुआ मोइत्रा की तरफ से संसद में सवाल डाल देते थे। आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास शिकायत पहुंचने पर मामले में जांच के लिए एथिक्स कमेटी का गठन हुआ और बहुत वाद विवाद के बाद महुआ को दोषी बताया गया, जबकि विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया था। लेकिन वोटिंग में महुआ को लोकसभा से निष्कासित करने का प्रस्ताव पास हो गया और टीएमसी नेता की सांसदी चली गई। अब एक बार फिर मामले में कार्रवाई तेज हो गई है और लोकसभा चुनाव के दौरान हो रही इस छापेमारी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि टीएमसी नेता को चुनाव की तैयारियों से दूर रखने के लिए ऐसे वक्त पर सीबीआई का डंडा चलाया जा रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसियां चुनावों के दौरान कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गई हैं। राजनीतिक दलों ने इसे लेकर चुनाव आयोग से शिकायत भी की। चुनाव आयोग से अभी तक कोई राहत की खबर तो नहीं आई। हाँ, नामांकन प्रक्रिया में उसने जरूर राहत दी है। देखिए ये रिपोर्ट। 19 अप्रैल को 102 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होगी। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। 27 मार्च तक नामांकन किया जा सकेगा और जैसे जैसे पहले दौर की नामांकन की अंतिम तारीख करीब आ रही है, जिला निर्वाचन कार्यालय में उम्मीदवारों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। इसीलिए इस बार चुनाव आयोग ने उम्मीदवार को ऑनलाइन भी नामांकन दाखिल करने की सुविधा दी है। इसके लिए चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर लिंक भी जारी कर दिया है। आयोग की वेबसाइट पर दिए लिंक पर क्लिक कर नामांकन पत्र भरकर उसका प्रिंट निकाल सकते हैं और रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी सूचना में जगह तय की गई है, वहां नामांकन दाखिल करना होगा। इसी प्रकार शपथ पत्र पर भी
वेबसाइट लिंक के जरिए ऑनलाइन भरकर और उसके प्रिंट आउट को शपथ पत्र के साथ रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष दाखिल करना होगा। ऑनलाइन पद्धति से नामांकन भरने के बाद जमानत धनराशि को भी ऑनलाइन जमा करने की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए नामांकन पत्र सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद जमानत धनराशि जमा करने के लिए लिंक पर क्लिक करते हुए ऑनलाइन पेमेंट किया जा सकता है। प्रत्याशी इसके लिए अतिरिक्त पूर्व से चली आ रही व्यवस्था के अंतर्गत नगद रूप से ट्रेजरी चालान के माध्यम से भी जमानत धनराशि जमा कर सकते हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल से चिट्ठी लिखी है और कहा है कि सबको मिलकर देश को विश्व का नंबर 1 देश बनाना चाहिए। तो केजरीवाल जी, यही तो आपको करना था कि जो पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड भर करके देश को विकसित भारत बनाने की यात्रा पर निकली है, अगर आप भी उसके साथ में हो जाते तो फिर आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।